तो ग्रेट बाथ के बारे में हम सुनेंगे अब दोबारा। ग्रेट बाथ में क्या है? ग्रेट बाथ इज लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ द सिटाडेल। ग्रेट बाथ जो है वो सिटाडेल के सेंटर में अवेलेबल होगा और इट इज मेड अप ऑफ फाइन बेक्ड वाटर प्रूफ मड ब्रिक्स। तो ये जो सिटाडेल है ये वाटर प्रूफ मड ब्रिक्स से बना है ताकि वाटर आपका कहीं सीप ना कर जाए। और इसमें क्या यूज होता था? इसमें एक थिक लेयर ऑफ बिटुमेन जो कि नेचुरल टार की तरह काम करती है, वो इसमें यूज करते हैं ताकि आपका वाटर सीप ना हो सके वॉल के थ्रू। आगे इसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी थी। अब वी कैन से द ह्यूज डीप बाथ कुड हैव बीन प्लेस ऑन रिचुअल बाथिंग। तो वी कैन से इसका पर्पस क्या था? रिचुअल बाथिंग के लिए या रिलीजियस सेरेमनीज के लिए। तो अगर आपसे कोई पूछ सके कि आपने ये मोहनजोदारो में या सिटाडेल अवेलेबल था, सिटाडेल के सेंटर में ग्रेट बाथ हुआ करते थे और ग्रेट बाथ का पर्पस क्या था? एक तो उसका पर्पस रिलीजियस सेरेमनी और उसका दूसरा पर्पस रिचुअल बाथिंग। ठीक है, लेट्स मूव अहेड। हम बात करेंगे लोअर टाउन के बारे में। तो व्हाट इज इन लोअर टाउन? लोअर टाउन इज आल्सो वॉल्ड, अभी हम समझ चुके हैं। सेवरल बिल्डिंग्स वर देयर ऑन प्लेटफॉर्म्स, प्लेटफॉर्म पे थे लेकिन ये सिटाडेल जितनी हाइट पर नहीं थे। ओके, विच वाज सर्व्ड एज अ फाउंडेशन, बिल्कुल सही बात है, बट फाउंडेशन हमारी थी। उसके बाद सेटलमेंट वाज फर्स्ट प्लान एंड देन इम्प्लीमेंटेड। तो यहाँ पे एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज देखी गई है कि आपकी जो सिटाडेल हो या आपका लो डाउन हो वो हर चीज प्लान थी। ये नहीं कि हैफर्ड कंडीशन कुछ भी हो जाए, कहीं भी कंस्ट्रक्शन हो रही है। अगर आपने ये ब्लॉक डिसाइड किया है, आपकी स्ट्रीट्स हैं, तो स्ट्रीट्स विल कट ईच अदर एट 90 डिग्री, ड्रेनेज प्रॉपर, सब चीज यहाँ पे कवर हो रखी है। तो यहाँ पे देखो सिटी वाज फर्स्ट प्लान्ड देन कंस्ट्रक्टेड। उसके बाद अदर साइंस ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग के अदर साइंस क्या है? ब्रिक्स विच वर द सन ड्राइड। ब्रिक्स वर बेसिकली सन ड्राइड और बेक्ड। ब्रिक्स जो यूज होते थे वो इतने एडवांस थे उस जमाने के लोग कि यहाँ तो उसको सन ड्राई करते थे या खुद बेक किया करते थे, उसको गर्म किया करते थे ताकि वो एक स्टैंडर्डाइज रेशियो में बने रहे। और उनकी लेंथ और ब्रेड्थ का भी एक स्टैंडर्ड रेशियो रखा जाता था। और कुछ रेशियो भी शायद मेंशन है यहाँ पे, क्या रेशियो है मेंशन देख लेते हैं। दे वर 4 टाइम्स एंड ट्वाइस द हाइट। लेंथ जो है वो आपकी 4 टाइम्स होगी हाइट की। तो अगर हाइट की वैल्यू, सॉरी, अगर मैं हाइट की वैल्यू ले लू यहाँ पे, लेट करो h की वैल्यू ले लें, वेट, हाँ, सो हम कह रहे थे कि लेंथ जो है, लेंथ विल बी 4 टाइम्स ऑफ द हाइट एंड विड्थ विल बी 2 टाइम्स ऑफ द हाइट। दिस वाज द रेशियो जो हमें फॉलो करना होता था उस टाइम पर ब्रिक्स को बनाने के लिए। सो लेट्स मूव अहेड। अब हम एक और चीज की बात करेंगे, लेइंग आउट ऑफ ड्रेन्स। ड्रेन्स के बारे में क्या खास बात थी? अगर हम मेजर मेजर बात में पढ़े कि आपका जो टाउन है, पहली बात तो उसकी रोड्स और उसकी स्ट्रीट्स हैं वो ग्रिड पैटर्न में ले की गई थी, ग्रिड पैटर्न में। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात, ये एक दूसरे को राइट एंगल पे काटती थी। मतलब अगर आपकी टाउन प्लानिंग कुछ इस तरह की है और ये आपकी लेन है, तो ये लेन और दूसरी लेन हमेशा एक दूसरे को 90 डिग्री पे ही इंटरसेक्ट करेंगे। ये यहाँ की क्वालिटी थी। और ये भी देखा गया कि स्ट्रीट के साथ साथ में ड्रेन्स भी थी। ये नहीं कि हाइजीन का ध्यान नहीं रखा गया था उस जमाने में, स्ट्रीट्स के साथ साथ ड्रेन भी थी और ड्रेन भी प्रॉपर थी। और हर घर के साथ एक ड्रेन जरूर होती थी और एवरी हाउस वाज कनेक्टेड टू स्ट्रीट ड्रेन्स। दिस वाज द मेजर क्वालिटी रिलेटेड टू ड्रेनेज सिस्टम ऑफ दैट टाइम। हम बात करेंगे डोमेस्टिक आर्किटेक्चर के बारे में। तो उस टाइम पर लोअर टाउन जो मोहनजोदारो में अवेलेबल थे उनमें रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स भी थी। मोस्टली रेजिडेंशियल बिल्डिंग होती थी आपके कहां पर? लोअर टाउन में। और मैंने आपको बताया था सिटाडेल में एडमिनिस्ट्रेशन वाले काम होते हैं। ठीक है, एंड दे वर सेंटर्ड ऑन अ कोर्टयार्ड विद रूम्स ऑन ऑल द साइड्स। कहने का मतलब क्या, जो आपकी बिल्डिंग होती थी रेजिडेंशियल बिल्डिंग, उसमें अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें, इस तरह का सेंटर कोर्टयार्ड था और सराउंडिंग में हमारे रूम्स हुआ करते थे। ये उस जमाने का एक आर्किटेक्चर सिस्टम था रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स के लिए। कोर्टयार्ड में फायदा क्या? एयर जो आएगी, वेंटिलेशन जो होगी वो सेंटर में होगी और वो सारे रूम्स में इवली डिस्ट्रीब्यूट हो सकती है। और भी एक और चीज बात थी यहाँ पे, कोर्टयार्ड जो थे वो सेंटर एक्टिविटीज होते थे। किस चीज के लिए? सच एज कुकिंग के लिए या और वीविंग के लिए। और पर्टिकुलरली ये कब होता था? हॉट एंड ड्राई वेदर में।
ठीक है। इसके बाद आपके जो ग्राउंड लेवल पे जो कमरे थे, वॉल थे, वहां पे विंडोज की अवेलेबिलिटी नहीं थी। नो विंडोज वर देयर इन द वॉल्स इन द ग्राउंड लेवल। ग्राउंड लेवल पे जो आपके जितने भी वॉल है वहां विंडो नहीं थी, बिकॉज कोर्टयार्ड वाज सेंटर, वहीं से वेंटिलेशन का पर्पज था। लेकिन जो मेन एंट्रेंस की खासियत है, मेन एंट्रेंस में क्या है, मेन एंट्रेंस डज नॉट गिव डायरेक्ट व्यू। मेन एंट्रेंस कुछ इस तरह से डिजाइन थी जो आपके कोर्ट यार्ड का कोई डायरेक्ट व्यू आपको ना दे पाए। सो दिस वाज द डोमेस्टिक आर्किटेक्चर। अब उसमें हम आगे देखें, आगे क्या आएगा, एवरी हाउस हैज इट्स ओन बाथरूम। हर घर का अपना एक पर्सनल बाथरूम उस जमाने में हुआ करता था। मैं मोहनजोदारो की बात कर रहा हूं, जिसको पेव्ड ब्रिक्स से बनाया जाता था। और ये बाथरूम कहीं ना कहीं ड्रेन्स के थ्रू कनेक्टेड भी था, जो आपकी स्ट्रीट की ड्रेन्स है उससे कनेक्टेड था, ताकि जो भी आपका और ड्रेन आउट वाली चीजें हैं वो बाहर जा सके, घर में ना रहे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद सम हाउसेस हैव रिमेन्स ऑफ स्टेयरकेस। कुछ घरों में स्टेयरकेसेस भी देखी गई थी, मतलब देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वहां पे कुछ फ्लोर्स की फॉर्मेशन हुई होगी टू रीच अ सेकंड स्टोरी। डेफिनेटली सेकंड स्टोरी तक की बिल्डिंग्स भी कुछ वहां पे अवेलेबल रही होंगी। मैनी हाउस हैड वेल्स। कुछ घरों में तो आपको वेल की अवेलेबिलिटी भी मिली, वेल की अवेलेबिलिटी। और ये वेल की अवेलेबिलिटी कुछ इस तरह थी कि बाहर वाले लोग और घर के अंदर वाले लोग, पासर बाय, बाहर के लोग और घर के लोग, that could be reached from the outside and perhaps used by the passer by। तो आपके बाहर के लोग इसको यूज कर सके वेल्स को। ऐसी कंस्ट्रक्शन उस जमाने में वेल्स की भी थी जो घर से भी कनेक्टेड थे। सो लेट्स मूव अहेड। नेक्स्ट टॉपिक विल बी ट्रैकिंग द सोशल डिफरेंस। तो उस जमाने में सोशल डिफरेंस क्या था वो देख लेते हैं। तो सोशल डिफरेंस के बारे में बात करेंगे। पहली सोशल डिफरेंस थी बुरियल एक्टिविटी। बुरियल एक्टिविटी का मतलब कि डेड कोई अगर बंदा हो जाए, आपकी डेथ हो जाए, तो डेथ के बाद उसको, डेड बॉडी को किस तरह से, किस तरीके से आप या तो उसको उसकी एंडिंग सेरेमनीज क्या होती थी वो उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो लेट्स मूव अहेड, हम पढ़ लेते हैं क्या बोल रहा है। तो एट बुरियल्स इन हरप्पन साइट्स, अगर हरप्पन साइट्स की बुरियल की बात की जाए, द डेड वर जनरली लेड इन पिट्स। इन सबको पिट्स में डाला जाता था, खड्डा खोद दिया, पिट्स बना ली और डेड को डाल दिया अंदर। ये था उस जमाने का पर्पस। लेकिन कुछ ग्रेव में ये देखा गया कि वहां पे कुछ पॉटरी का सामान, कुछ ऑर्नामेंट्स, और ये ऑर्नामेंट्स ऑफ पॉटरी डाले गए थे। और ये कुछ इंडिकेट कर रहे हैं, क्या इंडिकेट कर रहे हैं, तो ये इंडिकेट कर रहे हैं उन लोगों का बिलीफ सिस्टम। ये बिलीव करते थे कि डेथ के बाद भी एक दुनिया, एक लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है। तो दिस वाज द बिलीफ ऑफ दोज पीपल दैट दिस कुड बी यूज्ड बाय द पर्सन आफ्टर द लाइफ। तो ये उस जमाने का मे बी एक आफ्टर बिलीफ, आफ्टर लाइफ का एक बिलीफ सिस्टम एग्जिस्ट करता होगा। आगे, ज्वेलरी हैज बीन फाउंड। कुछ जगह पे ज्वेलरी फाउंड हुई थी, मेन के साथ भी और वुमेन के साथ भी। तो ये बुरियल सिस्टम के वहां पे ट्रेड्स है। और एक्सकैवेशन में देखा गया कि 1980s में कुछ ऑर्नामेंट्स देखे गए। किस किस्म के ऑर्नामेंट्स, जैसे कि 3 शेल रिंग्स, और जिस पर अलॉन्ग विद जैस्पर, ये 3 शेल रिंग्स और एक जैस्पर। जैस्पर क्या है, जैस्पर एक किस्म का प्रीशियस स्टोन है जो बीड के फॉर्म में होता है। और कुछ छोटे 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 बीड्स जो मेल के स्कल के साथ लगे हुए थे। तो ये हमें समझा रहा है कि हाँ, कुछ ना कुछ कभी कभी ऑर्नामेंट्स को यूज किया गया था। और डेफिनेटली ऑर्नामेंट्स का यूज ये समझा सकता है कि जो डेड पर्सन रहा होगा वो ऑफली मे बी एलीट क्लास का रहा होगा। ओके, तो सम इंस्टेंसेस वर देयर दैट वर वेरी विद कॉपर मिरर्स। कुछ जगह पे कॉपर मिरर्स का भी यूज किया गया है। ऑर्नामेंट्स हो गए, कॉपर मिरर हो गया, कुछ ज्वेलरी होगी और पॉटरी का सामान। तो अगर मैं सबको हाईलाइट कर दूं, क्या क्या है, कुछ पॉटरी का सामान, कुछ ऑर्नामेंट्स, कुछ ज्वेलरी, अगेन 3 शेल रिंग्स एंड कॉपर मिरर। तो ये छोटी छोटी बातें, ये जब पिट्स खोदी गई और डेड पर्सन के आपने स्केलेटन देखे उनके साथ अवेलेबल थे। ठीक है, चलिए हम बात करेंगे हरप्पन बुरियल के बारे में। तो ये एक किस्म की एग्जांपल है हरप्पन बुरियल की। ये एक स्केलेटन है, उस स्केलेटन के साथ कुछ चीजें फाइंड की गई होंगी, और ये है कुछ पॉटरी का सामान जो इस डेड बॉडी के साथ अवेलेबल था। हम बात करेंगे आर्टिफैक्ट्स की। तो आर्टिफैक्ट्स क्या है,
आर्टिफैक्ट्स भी एक तरीका है कि दो सिविलाइजेशन के बीच में डिफरेंस जनरेट करने। क्या डिफरेंस करेंगे, कैसे करेंगे, एक बार इस पर नजर मार लेते हैं। नजर ये रहेगी हमारी, इट इज एन अनदर स्ट्रैटेजी टू आइडेंटिफाई सोशल डिफरेंसेस। क्लियर। रेयर ऑब्जेक्ट्स वर मेड वैल्यूएबल मटेरियल्स एंड जनरली कंसंट्रेटेड। ये देखा गया कि कुछ रेयर ऑब्जेक्ट्स से थे, वो किसी किसी जगह पे कंसंट्रेटेड थे, जैसे कि मोहनजोदारो, हड़प्पा, एंड रेयरली फाउंड इन द स्मॉलर सेटलमेंट्स। और ये स्मॉलर सेटलमेंट्स में नहीं, आपको लार्जर सेटलमेंट्स में ही मिलते थे। रेयर ऑब्जेक्ट मिलेंगे लेकिन वो आपको स्मॉलर सेटलमेंट में मिलेंगे, रेयरली स्मॉलर सेटलमेंट में मिलेंगे, लेकिन वो आपको लार्ज सेटलमेंट में मिलेंगे, मतलब ज्यादा बल्क में मिलेंगे। तो ज्यादा बल्क में कहां मिलते थे, मोहनजोदारो वाली साइड पे और हड़प्पा वाली साइड पे। ये हमारा देखने वाला एक ऑब्जर्वेशन है कि अगर कंसंट्रेटेड मिलेगा मटेरियल तो वही मिलेगा, ज्यादा बल्क में मिलेगा, लेकिन कौन सी वाली साइड, मोहनजोदारो एंड हड़प्पा में। आगे फॉर एग्जाम्पल कुछ देखा गया कि मिनिएचर पॉट्स ऑफ फायंस। पॉट्स ऑफ फायंस की क्या चीज है, फायंस पर देख सकते हैं। फायंस एक मटेरियल है, फायंस एक मटेरियल है जो मेड है ग्राउंड सैंड और सिलिका से। लेकिन इस पॉट का यूज किस लिए होता था, इसको यूज होता है परफ्यूम को स्टोर करने के लिए। तो ये भी जो छोटे छोटे पॉट्स ऑफ फायंस है ये भी वहां पे अवेलेबल थे। ठीक है। एंड गोल्ड वॉज रेयर। गोल्ड इतना ओपनली अवेलेबल नहीं था, और ऑब्वियसली प्रेजेंट ऑल द गोल्ड ज्वेलरी वर फाउंडेड हड़प्पन साइट्स वर रिकवर्ड फ्रॉम द होर्ड्स। तो जितना भी देखा गया गोल्ड इतना रेयरली मिला, और कहां से मिला, होर्ड से मिला। और होर्ड क्या चीज है, होर्ड के बारे में हम पढ़ लेते हैं। होर्ड्स आर द ऑब्जेक्ट्स केप्ट केयरफुली बाय पीपल ऑफन इनसाइड द कंटेनर्स। तो होर्ड एक ऑब्जेक्ट है जो खुद कंटेनर के अंदर रखा जाता था, उस होर्ड के अंदर आपको गोल्ड की अवेलेबिलिटी मिलती थी। अब हम बात करेंगे क्राफ्ट प्रोडक्शन के बारे में। तो चंदनदारो एक रीजन है, इंडस वैली का पार्ट है, जिस स्मॉल रीजन में जो डिवोटेड है किस चीज के लिए, डिवोटेड है बीड मेकिंग के लिए, शेल कटिंग, मेटल वर्किंग, सील मेकिंग एंड वेट मेकिंग। इन सभी चीजों के लिए आपका ये वाला चंदनदारो वाला रीजन अवेलेबल है। द वैरायटी ऑफ मटेरियल यूज्ड टू मेक बीड्स इज रिमार्केबल। स्टोन लाइक क्रिनलियन इज ब्यूटीफुल, जैस्पर क्रिस्टल, ये सब चीजें जो आप अवेलेबल है, ये वैरायटी ऑफ मटेरियल यहाँ पर आपके अवेलेबल थे। सम बीड्स वर मेड आउट ऑफ 2 और मोर स्टोन। कुछ बीड्स थे जो 2 या 2 से ज्यादा स्टोन से बनते थे, उनको जोड़ा जाता था इकट्ठे अलॉन्ग विद द गोल्ड कैप्स। तो ये था क्राफ्ट प्रोडक्शन वहां का, कि क्राफ्ट वर्क कैसे होता था। आगे हम देख सकते हैं स्पेशलाइज्ड ड्रिल्स हैव बीन फाउंड इन चंदनदारो। कुछ अच्छी ड्रिल्स हमें मिली, स्पेशल ड्रिल्स कहाँ पे, चंदनदारो में, लोथल में, और रिसेंटली डोलावीरा में। यहाँ पे ये देखा जा सकता है कि ये 3 साइड अब आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गई, चंदनदारो, डोलावीरा और लोथल। ये 3 साइड जो मैंने बोली ये मोस्टली क्राफ्ट प्रोडक्शन के लिए इंपॉर्टेंट हो चुकी है। ओके, आगे देखते हैं फिनिश प्रोडक्ट्स सच एज बीड्स, जो चंदनदारो से और लोथल से बनती थी, बट टेकन टू लार्ज अर्बन सेंटर्स। कहने का मतलब है कि चंदनदारो, लोथल और डोलावीरा ये स्मॉल टाउन्स कह सकते हैं हम इसको, और यहां से जो क्राफ्ट प्रोड्यूस होता था यही क्राफ्ट आपका बड़े अर्बन सेंटर्स में जाता था। वो बड़े अर्बन सेंटर्स का नाम क्या है, मोहनजोदारो एंड हड़प्पा। ये है बड़े बड़े आपके अर्बन सेंटर्स। ठीक है। फिर कुछ सेटलमेंट्स की बात की है, एक नागेश्वर और एक बालाकोट। ये कुछ सेटलमेंट्स हैं जो नियर द कोस्ट अवेलेबल थी। दीज वर स्पेशलाइज सेंटर्स। किसके लिए स्पेशलाइज था, मेकिंग द शेल ऑब्जेक्ट्स। तो अगर आपसे कोई पूछे कि भैया शेल ऑब्जेक्ट्स हमें बनाने हैं तो वो कौन से होंगे, तो वो 2 साइड आपको याद रखनी है, एक नागेश्वर और एक बालाकोट। इसमें क्या क्या बनता है शेल ऑब्जेक्ट्स में, बैंगल्स भी बनते थे, लैडर्स एंड inlay which were taken to other settlements. Okay, craft production was undertaken in larger cities और that was I think repeated, ये वर्ड रिपीट हो चुका है। तो अभी तक हमें देख समझ आ गई कि क्या क्या चीजें हुआ करती थी, कौन कौन सी चीज किसके लिए सिग्निफिकेंट है। और ये आपके सामने एक मैप है, इसको हम कर लेते हैं थोड़ा सा डिस्कस। जैसे मैम ने बात की, ये वाला रीजन, ये नागेश्वर वाला रीजन हो गया, और ये बालाकोट वाला रीजन हो गया। दोनों रीजन जो है वो सी के पास है, अरेबियन सी के पास है। और ऑब्वियसली अभी हमने देखा कि ये किसी न किसी प्रोडक्शन के लिए इन्वॉल्व थे। किस प्रोडक्शन के लिए इन्वॉल्व थे, वी कैन से ये शेल ऑब्जेक्ट्स के लिए सिग्निफिकेंट थे। और यहां से ये वाला प्रोडक्शन करके ये कहाँ जाता था, ये आपका हड़प्पा में जाता था, और कभी कभी ये आपका मोहनजोदारो में जाता था। तो ये छोटे छोटे सेंटर्स अपने बड़े अर्बन सेंटर्स के लिए प्रोड्यूस किया करते थे। आगे बढ़ते हैं।
द लास्ट टॉपिक आज के लेक्चर का वो है स्ट्रैटेजीज फॉर प्रोक्योरिंग मटेरियल्स। तो मटेरियल प्रोक्योर करने के लिए क्या स्ट्रैटेजी होती थी? मटेरियल जो आप ले रहे हो, क्ले आप पिक कर रहे हो या कॉपर आप यूज कर रहे हो, वो कॉपर आया तो आया कहाँ से, वो सब बातें। तो देखो पहले है क्ले जो थी, अगर मैं उसकी बात करूं वो तो लोकली अवेलेबल है, लोकली अवेलेबल स्टोन से आपका बन जाता था। टिम्बर और मेटल टू बी प्रोक्योर्ड फ्रॉम द आउटसाइड एलुवियल प्लेन। तो लेकिन आपका जो टिम्बर है और आपका जो मेटल है ये आपका बाहर से अवेलेबल होता था, लेकिन लोकली अवेलेबल नहीं होता था। आगे अगर हम बात करें टेराकोटा टॉय जो मॉडल्स हैं, जिसमें एक स्पेशल मॉडल है बुलॉक कार्ट्स का, ये सजेस्ट करता था कि यस बुलॉक वाज अ मेजर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, कि जो बैलगाड़ी उस टाइम पे चलती थी ये सजेस्ट करते हैं कि अगर आप ये टेराकोटा टॉय को देखेंगे तो समझ आ सकता है कि हाँ उस जमाने में ये बुलॉक कार्ट वाज मेजर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। आके और अगर हम देखें एक रीजन हमने पहले भी डिस्कस किया था जिसका नाम है शोर्तुगाई। शोर्तुगाई जो है ये आपका अफगानिस्तान में है और यहाँ पे एक फेमस ब्लू स्टोन के लिए उसका सोर्स रहा था, फेमस ब्लू स्टोन, उसका नाम है लैपिस लेजुली। तो लैपिस लेजुली एक फेमस ब्लू स्टोन है, इसी ब्लू स्टोन का ये मेजर एक सोर्स था। कहां पर है? शोर्तुगाई। शोर्तुगाई इज इन अफगानिस्तान। ओके, अब हम बात करेंगे अगले की हम बात करेंगे, इसका नाम है लोथल। लोथल जो था वो एक सोर्स था किसका? कार्नेलियन का, कार्नेलियन मटेरियल का ये एक सोर्स था। और स्टेटाइट का जो सोर्स था वो था साउथ राजस्थान एंड नॉर्थ गुजरात। और मेटल का जो हमारा सोर्स रहा करता था वो हमारा रहा करता था, मेटल का मैं बात करूं, मेटल का था हमारा राजस्थान। तो अगर हमें मेन चीजों की याद करनी चाहिए, क्रिनलाइन था गुजरात से, स्टेटाइट था साउथ राजस्थान और नॉर्थ गुजरात से, लेकिन मेटल जो था वो मेनली हमारा राजस्थान से था। और राजस्थान में एक रीजन है जिसका नाम है खेतरी रीजन। खेतरी रीजन वाज फेमस फॉर कॉपर एंड साउथ इंडिया फॉर गोल्ड। तो अगर आपका गोल्ड प्रोक्योर हुआ है वो साउथ इंडिया से हुआ है, और अगर कॉपर जो मेजर कॉपर आया है वो आपका खेतरी रीजन ऑफ राजस्थान से आया। अब हम बात करें कॉपर की। कॉपर वाज प्रोबेबली ब्रॉट फ्रॉम ओमान। ऐसा भी माना गया कि कॉपर को राजस्थान के अलावा ओमान से भी लाया गया था। मेसोपोटामियन टेक्स्ट, मेसोपोटामिया का जो टेक्स्ट है जिससे ये हमें समझ आता है किस रीजन की बात करें, किस टाइम की बात करें, 3rd मिलेनियम की, वो ये रेफर करते हैं कि कॉपर एक रीजन से आया करता था, उस रीजन का नाम है मगन। और मगन अगर हम कंपेयर करें, मगन हमारे ओमान जो आज की डेट का ओमान है उसका पुराना नाम मगन हुआ करता था। तो यहां से हमारे पास एक एमसीक्यू डेवलप हो सकता है कि ओमान जो आज का रीजन है उसका पुराना नाम मेसोपोटामियन टेक्स्ट में क्या था? उसका नाम था मगन। ओके, तो सेम चीज इज रिपीटेड। तो दिस वाज अ मेजर थ्योरेटिकल पार्ट। हम चलेंगे कुछ क्वेश्चंस की तरफ। सो लेट्स स्टार्ट विद फ्यू एमसीक्यूज। तो हम कुछ एमसीक्यूज अब डिस्कस करेंगे जो आज के लेक्चर से इंस्पायर्ड है। तो पहला एमसीक्यू है, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स हैज नॉट बीन फाउंड इन द हड़प्पन ग्रेव्स। हड़प्पन ग्रेव्स में कौन कौन सी आइटम फाइंड नहीं हुई थी? तो हमें देखा है कि पॉटरी और ऑर्नामेंट ये तो फाइंड हो गए थे, कॉपर मिरर भी थे, ज्वेलरी भी अवेलेबल थी। बस एक चीज जो यहाँ पे इन ऑप्शंस में है वो है आयरन एक्स। आयरन एक्स वाज नॉट अवेलेबल, सो हेंस हमारा आंसर होगा आयरन एक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़े, हड़प्पा इज लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ विच रिवर। हड़प्पा जो लोकेशन है आपका इंडस वैली का, वो एक रिवर के किनारे बसा हुआ शहर है, जो भी सिटी है, जो भी थी अर्बन सेंटर था, वो कहां पर है? वो है आपका रावी नदी के किनारे। रावी आपकी इंडस की ही एक ट्रिब्यूटरी है और रावी के किनारे आपका हड़प्पा लोकेटेड था या है अभी भी इनफैक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, ग्रेट बाथ वाज फाउंड इन विच टाउन ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो आईवीसी के किस टाउन में आपको ग्रेट बाथ मिला? तो ग्रेट बाथ जो हमें बेसिकली मिला वो मिला था हमें मोहनजोदारो में। मोहनजोदारो एक के अर्बन सेंटर में आपको बताया था 2 पार्ट थे, एक सिटाडेल एक लोअर टाउन। सिटाडेल का एलिवेशन ज्यादा और सिटाडेल के सेंटर में ही ग्रेट बाथ था जो मोहनजोदारो में अवेलेबल था। हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं, विच टाउन इन इंडस वैली सिविलाइजेशन हैज नो सिटाडेल। जब आर्कियोलॉजिस्ट ने फाइंडिंग की
उनको डिग करा तो कुछ एविडेंस मिले, कहीं किसी अर्बन सेंटर में ग्रेट बाथ था और कहीं जगह नहीं था। तो कौन सा सेंटर ऐसा है जहां सिटाडेल, सॉरी ग्रेट बाथ की बात नहीं, सिटाडेल अवेलेबल नहीं था? तो अगर हम बात करें मोहनजोदारो और हड़प्पा में, दोनों ये दोनों बहुत अच्छे अर्बन सेंटर थे। यहाँ तो डेफिनेटली था, लोथल में भी था, तो वो था आपका चंदनदारो। तो चंदनदारो वाज द लोकेशन जहां पर सिटाडेल अवेलेबल नहीं था। तो ये हमें याद करना। व्हाट वाज द मेन फीचर ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन? हड़प्पन सिविलाइजेशन का मेन फीचर क्या है? हड़प्पा की अगर बात करें तो ये समझाता है कि उन जमाने के लोग कितने एडवांस थे अपने टाउन प्लानिंग को लेके। स्ट्रीट्स जो हैं वो 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करें, हर स्ट्रीट के बाहर ड्रेन होनी चाहिए, हर घर ड्रेन से कनेक्टेड होना चाहिए, और हर घर के अंदर वॉशरूम या बाथरूम की अवेलेबिलिटी भी होनी चाहिए। तो अगर हम इन सभी बातों को कंबाइन करें, हमें समझ आ सकता है कि मेन फीचर था हमारा टाउन प्लानिंग। तो टाउन प्लानिंग वाज द मेन फीचर। So what were the large granaries? Where were the large granaries were found? Large granaries were found in which part? It was large granaries था basically अपने excess content of crop को store करने के लिए, and it was available in the Harappa and Mohenjo-daro. Question number 7. Which of the following statement is incorrect regarding the weights used during the Harappan period? तो weights जो उस जमाने में यूज होते थे उनसे लेकर हमें करेक्ट नहीं, इनकरेक्ट स्टेटमेंट के बारे में कमेंट करना है कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या रही हो सकती है। तो लेट्स लुक। द हरप्पन पीपल हैड डेवलप्ड सेवरल काइंड्स ऑफ स्मॉल एंड हैवी वेट्स। ये बात तो काफी ज्यादा ऑब्वियस है, बहुत ज्यादा स्मॉल और हैवी वेट उन्होंने डेवलप किए थे। दे वर क्यूबिकल इन शेप एंड हैड नो मार्किंग्स। ओके, इस पे कोट करते हैं, दीज वेट्स वर मोस्टली मेड ऑफ हार्ड स्टोन्स ऑफ चेट। ये बात तो सच है, इसी से बना होता था। और हायर डिनोमिनेशन ऑफ वेट वर बाइनरी मल्टीपल्स ऑफ 2। बाइनरी और मल्टीपल ऑफ 2 में हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो यही स्टेटमेंट है जो गलत है। ये क्यूबिकल शेप में होते थे और उनके ऊपर मार्किंग्स नहीं होती थी। इनकरेक्ट स्टेटमेंट है ये। क्वेश्चन नंबर 8। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द फीचर्स ऑफ हरप्पन राइटिंग? हरप्पन राइटिंग के क्या क्या फीचर नहीं थे वो एक बार नजर मार लेते हैं। पहला फीचर, द हरप्पन स्क्रिप्ट वाज पिक्टोग्राफिक। ये बात सच है, इट वाज पिक्टोग्राफिक। पिक्चर और अल्फाबेट्स नहीं होते थे, अल्फाबेट की अवेलेबिलिटी नहीं थी, लेकिन पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन वाज देयर। उसके बाद इट हैज बीन डिसिफर्ड बाय जेम्स प्रिंसेप। ये कोई हमारा वो फीचर नहीं है, इट नॉट वन ऑफ द फीचर्स। ये हमारा एक फीचर नहीं है कि उसी ने डिसिफर किया था। हाँ, डिसिफर किए थे, लेकिन उन्होंने ब्रह्मी स्क्रिप्ट वगैरह को डिसिफर करा था। दूसरा, इट हैड टू मेनी साइंस समवेयर बिटवीन 370। यस, साइंस वर देयर, ये बात सच है, ये बात भी सच है। और लास्ट, द स्क्रिप्ट वाज रिटन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। जनरली हम लेफ्ट टू राइट लिखने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो राइट से लेफ्ट लिखी जाती थी। आपकी कौन से जमाने की स्क्रिप्ट की बात करो, हरप्पन राइटिंग की बात करो। तो यस, ये वाला स्टेटमेंट भी सच है, ये वाला स्टेटमेंट भी सच है। तो रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सा हो गया? इट हैज बीन डिसिफर्ड बाय जेम्स प्रिंसेप। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी पार्ट। चलिए, क्वेश्चन नंबर 9। Which two strategies were adopted by the archaeologists to identify social difference among the Harappans? हरप्पन्स में सोशल डिफरेंस है या नहीं, ये कैसे पता चलेगा? तो उसके लिए दो प्रॉपर्टी बड़ी मेन थी। एक तो बुरियल, कैसे उनको बरी किया जाता था। दूसरा, आर्टिफैक्ट्स की स्टडी। ये दो कंडीशन की बेसिस पे हमारे जितने भी आर्कियोलॉजिस्ट हैं उन्होंने सोशल डिफरेंसेस को जनरेट करा। तो स्टडी ऑफ बुरियल्स एंड स्टडी ऑफ आर्टिफैक्ट्स। तो अगर 1 और 4 के बाद से देखा जाए तो ऑप्शन नंबर बी विल बी माय फाइनल आंसर। एंड लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल वाज नॉट नोन इन द हड़प्पा? हड़प्पा के टाइम पर कौन सा मेटल जो नोन नहीं था? चेक कर लेते हैं। ब्रॉन्ज और कॉपर था, सिल्वर भी था, लेकिन आयरन की अवेलेबिलिटी बाद में आई। आयरन बाद में फाइंड हुआ था, तो आयरन वाज नॉट अवेलेबल एट दैट मोमेंट, तो इट वाज नॉट नोन। तो आंसर होगा डी पार्ट। सो दीज आर फ्यू एमसीक्यूज ऑफ द लेक्चर 1। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू।